जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परसों हरियाणा में जो घटित हुई है हिंसा घटना नूह में, उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। परसों जो शाम को जो घटना हुई है नूह में, हरियाणा में, दरअसल ये मानवता के लिए बहुत शर्मसार घटना है और समस्त सनातनियों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है। मेवात एरिया जो है हरियाणा का, जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसमें नूह, पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद इत्यादि क्षेत्र आते हैं। ये सारे के सारे दिल्ली से एकदम सटे हुए हैं। कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20-30 किलोमीटर, बस इतने ही एरिया में ये सारे शहर बसे हुए हैं। और सारे के सारे वेरी वेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउनशिप है सारे के सारे। और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के भी दफ्तर वगैरह इन एरिया में है। एक्चुअली देखा जाए तो इस एरिया में मुस्लिमों की बहुत बड़ी तादाद है। इतिहास के पन्नों को अगर हम लोग खंगालेंगे तो हम लोग पाएंगे 1947 पर जब देश आजाद हुआ था, उस समय यहाँ के जो मुसलमान भाई लोग थे, उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान जाने के लिए तत्पर हो गए थे, तैयार हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने वहां पहुंचकर, हरियाणा के मेवात एरिया में पहुंचकर वहां उनको रोका और बोले नहीं नहीं, आप लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ आपके सब अच्छी उचित देखभाल भी होगी, सारा अच्छा न्याय मिलेगा इत्यादि। और वे लोग इनकी बातों में आकर वहीं मेवात में रह गए। ठीक है, उनको जाना नहीं होगा और ये फिर पहुंच गए वहां बोलने के लिए, तो इनके बातों में आकर रह गए। शुरू से ही देखा जा रहा है कि वो जो मेवात एरिया है वो एक्चुअली मिनी पाकिस्तान जैसी भूमि बन चुकी है। अभी 3-4 महीने पहले भी वहां एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया था। वहां बहुत बड़ा स्मगलिंग का सामान आता है, विस्फोटक रहते हैं, बहुत तरह तरह के, और सारे के सारे उसमें मतलब आधार कार्ड फर्जी पाए गए, आईडी कार्ड फर्जी पाए गए और बहुत सारे मादक पदार्थ भी वहां पाए गए। अभी 3-3.5 महीने के नीचे जो सर्च ऑपरेशन हुआ था, उसमें 5000 हरियाणा के पुलिस के जवान मिलकर वो लोग सर्च ऑपरेशन चलाए थे। कई दिन तक वो सर्च ऑपरेशन चला और उसमें कई लोग अरेस्ट भी हुए। लेकिन आज क्या है वो स्थिति, मतलब वो किस मोड़ पर वो सारे केस है, उसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है। अब मैं आ रहा हूं इसी पॉइंट पर कि जो परसों की जो शाम की वहां घटना घटी है 3-4 बजे लगभग, वो इसके पीछे कारण क्या है कि एक मोनू मानेसर, ये लोग जो सांप्रदायिक मतलब जो हिंसा भड़का है, उसके पीछे शांति प्रिय समुदाय जो अपने को बता रहे हैं, उन लोगों का तर्क है कि मोनू मानेसर की आने की सूचना इनको 2-3 रोज पहले मिल गई थी। व्हाट्सएप में आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप एक्टिव रहता ही है, तो उसके आने की सूचना ये लोग इनको जिहादियों को मिल गई थी, ऐसा इनका मानना है, इनका तर्क है। ठीक है, और मोनू मानेसर पर इनका क्या है, ये लोग क्यों उससे चिड़े हुए हैं या उससे बैरभाव रखते हैं? इन लोगों का कहना है कि मोनू मानेसर गौरक्षक है और हमारे संप्रदाय के, हमारे कौम के 2 लोगों को इसने हत्या की है, आज से करीब 5-6 महीना पहले। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लोग, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो मेवात एरिया है, विशेषकर नूह एरिया, पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ा गो तस्करों का केंद्र है। ये पूरे उत्तर भारत में, मतलब जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, ये जो 4-5 स्टेट के जो जगह है, इसमें सबसे बड़ा गो तस्करी केंद्र यही मेवात एरिया है। तो वहां बराबर गो तस्करी होती है, गोकसी होती है, ये बात सबको मालूम है। तो इन लोगों को, किसी को, गो तस्करों को किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई होगी
और मोनू मानेसर ने भी कुछ प्रॉब्लम किया होगा इनके हिसाब से, तो इसलिए ये लोग मोनू मानेसर के से चिढ़े हुए हैं। और इनका बोलना है कि मोनू मानेसर के आने की खबर हमें थी सोशल मीडिया के द्वारा, तभी जाके ये आग भड़की है। अब बात यह, अगर इनकी भी बात मान लिया जाए कि मोनू मानेसर कोई के आने से ये लोग चिढ़ गए या आने की खबर से चिढ़ गए और इसलिए दंगा भड़का, इसलिए आगजनी हुई इत्यादि, तो मोनू मानेसर तो एक था, वो अगर आता भी तो अपने 2-4 संगी साथियों के साथ आता। लेकिन इन्होंने तो पूरी कौम के खिलाफ, माने ये जो ब्रजमंडल यात्रा, जल यात्रा, ये हर साल हरियाणा में इस एरिया से पास होती है। उन यात्रियों को, विशेषकर उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब थे, उन यात्रियों के ऊपर इन्होंने पत्थरों से हमला किया, पेट्रोल बम से हमला किया, पूरे रास्ते भर जितने भी इन जिहादियों का घर है सबकी छतों से इन लोग पेट्रोल बम से और पत्थरों से हमला किए। और जो हमलावर भी कौन कौन थे, उसमें 10, 12, 14 साल के बच्चे भी उसमें शामिल थे, और ताबड़तोड़ हमला हुआ। लास्ट में ये लोग जान बचा के एक शिव मंदिर में 2 से 2,500 लोग आश्रय ले लिए। अब देखने की या सुनने की बात यह है कि शिव मंदिर को चारों तरफ से ये लोग जो जिहादी मानसिकता वाले हैं चारों तरफ से घेर लिए, चारों तरफ से पत्थरबाजी की गई एवं ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई बंदूकों द्वारा। यहां तक कि मंदिर के पास में पहाड़ी पर भी जाके वहां से भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अब देखिए, इससे साफ साफ मालूम होता है कि इनकी तैयारी, ये बोलते तो है कि मोनू मानेसर का नाम लेते हैं, लेकिन अकेले मोनू मानेसर से निपटाने के लिए इतनी बड़ी तैयारी कभी हो नहीं सकती। मतलब इनका साफ साफ मालूम होता है, इनका चरित्र जो है, इनके उद्देश्य, इनके चरित्र साफ साफ मालूम होता है कि आप बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत पहले से कर रहे थे, नहीं तो इतनी बड़ी दुर्घटना होती ही नहीं। माने उस समय बोला जाता है कि 3.5 घंटा वहां पर बराबर हिंसा होती रही। आसपास के एरिया में सबकी दुकानें जलाई गई, घरों में आग लगाया गया, एवं 2 घंटे बाद, घटना घटने के 2 घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची, पैरामिलिट्री फोर्स वहां दिल्ली से पहुंची 2 घंटे बाद। फिर 2 घंटे बाद जब पुलिस वहां पहुंची, बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची, तब जाके स्थिति थोड़ी थोड़ी नियंत्रण पाई, और कंप्लीट नियंत्रण में आने में और 2 घंटा लगा। मतलब 3.5-4 घंटा तक उपद्रव करते रहे सड़कों पर, मंदिर को भी चारों तरफ घेर के बारंबार फायरिंग करते रहे, लाठी डंडा बरसाते रहे, पत्थर फेंकते रहे, पहाड़ों से भी करते रहे। यहां तक कि आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्स भी, पैराशूटर्स को भी तुरंत वहां पर भेजा गया स्पॉट पर, मंदिर के एरिया में। अब आप कल्पना कीजिए, अगर 2 घंटे में दिल्ली से सेंट्रल फोर्स अगर नहीं आती और नहीं पहुंच जाती स्पॉट पर, और पैराशूटर्स भी नहीं पहुंचते, तो ये लोग तो कांड कुछ दूसरा ही कर देते। जैसे 2002 में सभी को मालूम है गोधरा दंगा क्या हुआ था। वो घेर के, माने एक जो डब्बा में जो 58-59 यात्री थे, राम भक्त थे, अयोध्या में कार सेवा करके लौट रहे थे, उनको जैसे घेर के मारा गया, आग लगा दी गई, वो जैसे दरवाजा भी बंद किया गया, और जो लोग जान बचा के बाहर निकलना भी चाहते थे उन पर पत्थर बरसाए गए। उससे भी कहीं कहीं बड़ी वारदात हो सकती थी। वो तो भगवान, अभी शंकर भगवान का महीना चल रहा है, सावन का महीना, भगवान ने समझो कि रक्षा कर ली सनातनियों की, नहीं तो ये कोई बड़ी कार्रवाई करने के भी फिराक में थे। इससे यही मालूम होता है, अंदेशा तो यही जाता है। अब मैं आपको 1-2 बातें और बताऊंगा कि वहां एक जो साइबर थाना है, उसी एरिया में साइबर थाना की दीवार को तोड़कर उसके अंदर में थाने को तोड़फोड़ किए हैं। साइबर थाने के बाहर में जितनी गाड़ियां रखी हुई थी सबको आग लगा दिए हैं। 150 करीब गाड़ियों को, 125 करीब गाड़ियों को आग लगाई गई है। इतनी जबरदस्त हिंसा ये लोग किए हैं। 2 पुलिस वाले होमगार्ड की भी मौत हो गई है, और टोटल अभी तक मौत हुई है 5। मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि जब इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठे हो रहे थे, हुए थे, और बड़ी संख्या में मतलब हथियार, पेट्रोल बम, पत्थर सब संग्रह किया जा रहा था, ये तो कोई चंद घंटों की बात नहीं है, कई कई दिनों के पहले की तैयारी थी। तो हरियाणा में पुलिस का इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा था? इट इज 100% इंटेलिजेंस फेल्योर ऑफ हरियाणा पुलिस। संपूर्ण रूप से हरियाणा पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर है, यह मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, अगर मतलब इंटेलिजेंस फेल्योर अगर नहीं होता, तो वहां पर समुचित संख्या में पुलिस बल भी तैनात होती, और ये सब जितने सब हुआ उपद्रव, ये सब होता ही नहीं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इंटेलिजेंस फेल्योर था, कहीं कोई भनक नहीं। बड़े ताज्जुब की बात है, कहीं कोई भनक नहीं, कोई खबर नहीं शासन प्रशासन को। और वहां पर जो लोकल एसपी हैं वो भी छुट्टी पर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे डिस्ट्रिक्ट के, वो भी छुट्टी पर गए हुए थे, और डीएसपी को चार्ज दे दिए गए थे। मतलब कहीं कोई, मतलब एक तो नॉर्मल, जैसे ये जो यात्रा, ब्रजमंडल यात्रा हर साल निकलती है, ये लोग उसको बहुत कैजुअलिटी लिए है, कैजुअली लिए है कि हाँ हर साल जाती है, इस साल भी जाएगी। लेकिन इसको कोई गंभीरता से नहीं लिए कि क्या क्या हो सकता है। इसको 3 महीना पहले उस एरिया में 5000 हरियाणा के पुलिस वहां घेराबंदी करके जो तलाशी लिए हैं, और जो जो सामान बरामद हुआ, उसी से इनको अंदेशा हो जाना चाहिए कि भाई क्या क्या सामान है इस एरिया में, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन शख्सियत है, क्या क्या सामान है, क्या क्या एलिमेंट्स है, और क्या क्या सब सामान की बरामदगी हुई है। सब कुछ इनको मालूम होते सोते ये तो कोई प्रिवेंशन मेजर लिए ही नहीं। ये तो इनके सबसे बड़े फेल्योर है। दूसरी बात, इनके जो होम मिनिस्टर हरियाणा के, वो अनिल विज, वो तो उनका एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा उनका मन में तकलीफ है, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। उनके मन में बहुत पीड़ा है, और वो आज तक भी बहुत बहुत बार कैमरे के सामने भी और मीडिया के सामने भी बहुत बार बोले हुए हैं कि भाई हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। और भाई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके तो नहीं बन सके, आपको तो सेकंड पोजीशन दिया हुआ है, होम मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के। होम मिनिस्टर होने के बाद जब आपके ऊपर होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, आपका भी तो जिम्मा बनता है, तो आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। केवल मैं तो कल भी उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, केवल उन्होंने बोला कि हाँ स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस गश्त जारी है, एफआईआर सब दर्ज हो गई है, कानून अपना रास्ता अपना काम करेगा। अरे भाई ये सब तो जो बच्चे लोग भी बोल सकते हैं ये बात, तो ये आपके होम मिनिस्टर के जो जिम्मेदारी वाला पोस्ट की बात नहीं है आप बोले। मतलब एकदम बचकानी हरकत किए हैं वहां के होम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो उससे भी ज्यादा बढ़कर। मैं आपको एक और वाक्य बताऊं, 25 अगस्त 2017 में वहीं पर जो सिरसा में है बाबा राम रहीम, वो उनके जब अरेस्ट हुआ था 2017 25 अगस्त को, आज से करीब 6 साल पहले, उस समय वहां पर दंगा भड़का था। और उस दंगे के अंदर में जब दंगे को रोकने के लिए इसी खट्टर सरकार ने वहां उस समय गोलियां चलाई। वो गोलियां से 35-40 लोग वो मतलब जख्मी हुए, अंत में उनको प्राण भी देना पड़ा। मतलब 35-40 लोगों को मार दिए ये लोग हिंसक। उस समय तो पुलिस बड़ी मुस्तैदी से लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, और जब उसकी फाइनल रिपोर्ट आई है, लोगों के जो मारे गए थे पुलिस की गोलियों द्वारा, फिर पोस्टमार्टम जो फाइनल रिपोर्ट आई है, उसमें अधिकांश लोगों के साथ में यही रिपोर्ट आई है कि पीठ पर गोलियां लगी हरियाणा पुलिस की। मतलब ये साफ साफ मालूम होता है कि पुलिस जब एक्शन ली है, लोग निहत्थे थे, लोग जब भाग रहे थे, तो पीछे से वार किया हरियाणा पुलिस, पीठ पर गोलियां चलाई है, इससे लोगों की मौत हुई है। वो लोग जो मरे, 35-40 लोग जो मरे, उनमें से अधिकांश गरीब थे, कमजोर वर्ग के थे, दलित थे, सिख भाई थे, उन लोगों की मौत हुई है। आज इतना बड़ा तांडव हरियाणा की खट्टर सरकार ने उस समय किया 25 अगस्त 2017 को, कहा यहां तो ये एकदम सुप्तावस्था में थी। जो थोड़े बहुत नगण्य संख्या में पुलिस वहां तैनात भी थी परसों, वो सारे के सारे जब दंगा भड़का, सारे के सारे कहां जंगल में भाग गए जैसे लगता है। कोई भी स्पॉट के ऊपर नहीं था, नहीं के बराबर। कहां छिप गए, कहां भाग गए, भगवान ही जाने। एक तो संख्या बहुत कम थी, जो भी थी दंगा भड़कने से वो सारे के सारे भाग गए।
कहां गई आपकी मुस्तैदी, कहां गई आपकी चुस्त दुरुस्तपन, कुछ नहीं। लेकिन गरीबों के ऊपर, कमजोर वर्गों के ऊपर, दलितों पर, सिखों पर गोली चलाने के लिए खट्टर सरकार मुस्तैद थी और गोली चलाई, निहत्थों के ऊपर गोली चलाई, 35-40 लोगों के जान दे दी। यहां पर जो दंगाई थे, जो जिहादी थे, उनको बख्श दिया गया, रहम किया गया उनके ऊपर। यह सरासर गलत है, सरासर अन्याय है। अब यह आस्ते 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 दंगा अभी क्या है, ये हरियाणा की चीफ मिनिस्टर की, वहां के होम मिनिस्टर की, हरियाणा सरकार की नाकामी के चलते अब आस्ते आस्ते रपटे, जो ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली के सॉरी हरियाणा के आसपास के एरिया में भी, मतलब राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में भी आस्ते आस्ते ये आग की आंच जा रही है। इन सब के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है हरियाणा की पुलिस, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की होम मिनिस्टर। पुलिस से कभी मैं कम जिम्मेदारी बोलूंगा, क्योंकि उनके ऊपर होम मिनिस्टर होता है, उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है। इन दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन लोगों, इन दोनों का निकम्मापन, नाकारापन, नाकाबिलियत, नाइंसाफी, नासमझी पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब हमारे सनातनियों को अब चाहिए समय पर सारी बातों को अच्छे से समझें और उसी हिसाब से, मतलब उसी समझदारी से काम लें, उसी हिसाब से फिर आगे की ओर सोचें। तभी हमारे देश की भी उन्नति होगी और आगे की राह भी निकलेगी। नहीं तो ये सब जितने लोग जो हैं हिंदुत्व के नाम पर, ये तो हिंदुत्व के नाम ही वोट पाए हैं, हिंदुत्व के नाम पर ये लोग कलंक है। ये जो खट्टर सरकार जो है वह हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। जो अगर सनातनियों को, शांति प्रिय लोगों को, शांति प्रिय जुलूसधारियों के ऊपर, शांति प्रिय सनातनियों के ऊपर, ब्रजमंडल यात्रियों को जो सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकी है, तो वो तो सरकार रही तो और नहीं रही तो क्या है उसमें, कंप्लीट फेल्योर है। और ऐसी नाकाबिल सरकार जितने जल्द चला जाए, मोदी को भी चाहिए ये चीफ मिनिस्टर को तुरंत हटाए। हम जो हमारे पास जो खबर आ रही है उससे तो यही मालूम होता है कि ये जो खट्टर है वहां संघ के प्रचारक थे और मोदी जी भी संघ से जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों स्कूटर में वहां संघ के काम से या भाजपा के काम से एक ही संघ में स्कूटर में घुमा करते थे। दोनों की दोस्ती हो गई। वो दो मोदी जी ही इनको पसंद करके 9 साल हो गया ये वहां पर गद्दी पर बैठे हुए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर गद्दी पर। अरे तो भैया ठीक है, बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मोदी जी से तो आपके दोस्त से, मित्र से शिक्षा तो दो। बगल में योगी बाबा है उत्तर प्रदेश में, उनसे शिक्षा दो। ये तो कोई सीखने की तो बात करते नहीं है, केवल अपने नाकारापन की ही प्रमाण बारंबार देते आए हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।